एजुकेशन ट्रिक परिवार में हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए बाल विकास है, सब्जेक्ट आपका बाल विकास है और आपके लिए करवाए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसमें लगभग में टॉप 300 PYQ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 2011 से लेके 2022 तक के होंगे। तो आप वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखिएगा, ठीक है। अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है मौलिकता, नवनीयता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक हैं? क्या ये व्यक्तित्व के हैं? जी नहीं, व्यक्तित्व के नहीं हैं, ठीक है, व्यक्तित्व के नहीं हैं। बुद्धि के हैं? बुद्धि के नहीं हैं। और प्रेरणा के नहीं हैं। तो मौलिकता, नवनीयता और प्रभा ये किसके हैं? तो ये दोस्तों सृजनात्मकता के हैं। बी ऑप्शन सही होगा। आप बिल्कुल देखते हुए चलना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मौलिकता, नवनीयता, प्रभा ये सृजनात्मकता के हैं और सृजनात्मकता से 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, भाई क्वेश्चन कह रहा है देखिए, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो ये थॉर्नडाइक है। आप कहोगे थॉर्नडाइक नहीं है। क्या ये पावलाव है या फिर स्किनर है या फिर कोलर है? तो आप कहोगे कोलर नहीं है। कोलर चिंपांजी के लिए जाने जाएंगे। स्किनर नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है पावलाव, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पावलाव ने ही प्रयोग किया था कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ही आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? क्या यह सृजनात्मकता है, अनुप्रयोग है, समझ है या फिर समस्या समाधान है? तो देखिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी समस्या समाधान है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि PYQ क्वेश्चन से कम मैं बता रहा हूँ 30 में से 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में से ही देखने को मिल जाएंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? क्या 12 है, 14 है, 15 है या फिर 16 है? तो देखो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, वो बताई है 14, ठीक है। 14 ही बताई है मूल प्रवृत्ति। जितनी मूल प्रवृत्ति होंगे उतने ही संवेग होंगे। तो जो अगर संवेग की संख्या पूछे तो भी संवेग की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखो कह रहा है आप ये बताओ कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या ये व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं? आप कहोगे जी नहीं, ये व्यक्तित्व के सिद्धांत नहीं है। क्या ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं? आप कहोगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांत हैं? तो ये विकास के भी सिद्धांत नहीं है। ये क्या है? अधिगम के सिद्धांत है। तो कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने प्रयोग किया है देखिए चिंपांजी पर, ये चिंपांजी पर किया है और 100% आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। शैशव काल का समय क्या है? क्या ये जन्म से 6 वर्ष तक है या फिर जन्म से 2 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष है या फिर 15 वर्ष है? बताइएगा। तो आप कहोगे जो शैशव काल का जो जन्म है, जो वर्ष है, समय है, वो कितना है? तो आप कहोगे ये साफ हो जाएगा आपका जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहली यूनिट से भी क्वेश्चन बने हैं, हर यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? क्या परिपक्वता है, रुचि है, अभिप्रेरणा है या फिर निर्देशन है? तो देखो अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है बच्चे के लिए? तो बच्चे के लिए होता है मोटिवेशन का मतलब है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। ठीक, क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? क्या ये संप्राप्ति है, आप कहोगे संप्राप्ति है बताइएगा, या बुद्धि है, व्यक्तित्व है, या सृजनात्मकता है? तो कहोगे संप्राप्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है, ये जो है वो पर्सनालिटी है। क्या है? पर्सनालिटी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है। करीब मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन हद तक करा दूंगा। ठीक है, बचेंगे अगर क्वेश्चन तो मैं अगली वीडियो में फिर करा दूंगा। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? क्या ये कोहलर है, प्याजे हैं, ब्रूनर है, या फिर स्किनर है? तो देखो, पूर्व संक्रिया अवस्था की बात की है इन्होंने, तो प्याजे जी को आपने सुना होगा। प्याजे ने क्या करा है, चार अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो चारों अवस्था आपको याद रखनी है। डीप में मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ दोस्तों, फिर से पेपर में ये छप सकता है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो जो ब्लूप्रिंट है वो निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका वो है, देखिए यहाँ पे परीक्षण प्रशासन, बी ऑप्शन है परीक्षण वैधता, सी ऑप्शन है परीक्षण निर्माण, और डी ऑप्शन है परीक्षण अंकन। तो परीक्षण प्रशासन है नहीं, परीक्षण वैधता होगा नहीं, परीक्षण अंकन होगा नहीं। सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका परीक्षण निर्माण। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझिए आप। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है? यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ये दोस्तों 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इस बार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये हैगार्डी है, आप कहोगे जी नहीं। थॉर्नडाइक हैं, बिल्कुल नहीं। हल हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हैं? ये स्किनर हैं। ठीक है, स्किनर हैं जिन्होंने चूहा पर प्रयोग किया है। इनका आपको स्किनर बॉक्स ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये हैं स्किनर जी, इनको आप पहचान लिए। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे? क्या वर्णन थे? क्या वर्णन थे? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। आप कहोगे जी नहीं, वर्णन नहीं है। देखिए, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान की बात हो रही है। आप कहोगे थॉर्नडाइक नहीं है, स्किनर भी नहीं है। कौन है? कैटल। कौन है? कैटल है। देखिए, ये कैटल जी हैं, इनको पहचान लीजिए। ये भी क्वेश्चन PYQ है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर ये कह रहा है, पूर्व अनुभव के आधार पर कह रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ये स्मृति है, या फिर प्रत्यक्षीकरण है, या कोलर है, या फिर गैस्टाल्ट है? देखो, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना स्मृति नहीं है, कोलर नहीं होगा, गैस्टाल्ट नहीं होगा, ये होगा आपका प्रत्यक्षीकरण। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ सीखने में प्रयास एवं भूल के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बिना भी आप स्टार लगाओ, इसके बिना यूपी टेट का पेपर नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, प्रयास एवं त्रुटि पावलाव देखते ही काट देना है, कोलर काटना है, गेस्टाल्ट काटना है। ठीक, क्या होगा? थॉर्नडाइक को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, इस वीडियो का मतलब ये भी है कि आपको ये पता चलेगा कि पहले प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी इसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आप तक आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये भी आपको अंदाज़ा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। अब देखो, यहाँ पे औसत की बात हो रही है, तो औसत क्या है? 90 से 109 बुद्धि लब्धि है, या फिर 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114।
आप कहोगे औसत की बात की है तो जाहिर सी बात है हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। पहला वाला औसत जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। बुद्धि लब्धि के बिना पेपर भी नहीं छपेगा, ठीक है। आपको सिलेबस में बुद्धि जो है वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बुद्धि आता है। देखो यहाँ पे कहा गया है प्रवृत्ति को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किसने किया है, ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब है मूल प्रवृत्ति, ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप गलती से कुछ और नहीं पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको समझना है और आंसर बताना है। क्या ये थॉर्नडाइक है, आप कहोगे थॉर्नडाइक नहीं है। ड्रेवर है, ड्रेवर नहीं है। वुडवर्थ है, वुडवर्थ नहीं है। कौन है, मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं तो संवेग की संख्या भी 14 है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मूल प्रवृत्ति और संवेग से आप स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन एक पेपर में बनता ही बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई आप ये बताओ किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है। तो ये कथन है, अच्छे से देखना है और बताना है, ठीक है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है। तो ये कथन किसका है, मन का है। मन का नहीं है, रॉस का भी नहीं है, मैकडूगल का नहीं है, यह है डम्बल का। किसका है, डम्बल का है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, कई बार पेपर में आया है ये। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्या ये रॉस हैं, रॉस हैं, आप कहोगे रॉस नहीं है। गाल्टन है, क्रो एंड क्रो हैं, या फिर वुडवर्थ हैं। आप कहोगे वुडवर्थ भी नहीं है, क्रो एंड क्रो नहीं है। ये कौन है, ये गाल्टन है। कौन है, गाल्टन है। किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, तो ये गाल्टन। गाल्टन को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपका ये भी बेहतर है। क्वेश्चन आपका ये भी बेहतर है। क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन कह रहा है 12 से 16 वर्ष के बच्चों को या बालकों हेतु निम्नलिखित में से डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। क्या ये आर्मी अल्फा टेस्ट है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या फिर चित्रांकन बुद्धि परीक्षण है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे भाई 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो ये हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी जो बी ऑप्शन है आपका ये वाला सही है। क्या है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ, क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, ठीक है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्या ये वर्णन है, आप कहोगे जी नहीं, वर्णन नहीं है। स्टर्न है, स्टर्न नहीं है। थॉर्नडाइक नहीं है। कौन है, स्पीयरमैन है, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्किनर ने, स्पीयरमैन ने किया है। इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है, इन्हें दो कारक बताए हैं, एस फैक्टर और जी फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर, एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, यानी विशिष्ट कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए जितने भी पूछे गए हैं पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है युत्सा, ठीक है, ये है क्या है, ये कल्पना है या फिर संवेग है, मूल प्रवृत्ति है या फिर चिंतन है। कल्पना नहीं है, संवेग नहीं है, चिंतन नहीं है, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो मैंने कहा जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इनको याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन पेपर में फंसेगा। संवेग, जितने मूल प्रवृत्तियां हैं उतने ही संवेग हैं, संवेग भी 14 हैं, तो इसको भी आप याद कर लो। संवेग और मूल प्रवृत्ति यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व, आपको प्रभावित करने वाले बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये क्या है, शारीरिक तत्व हो, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, आर्थिक तत्व है या वंशानुगत तत्व है। तो
तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे देखो होगा आपका बी ऑप्शन, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ये आपका सही है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है आपका बी ऑप्शन, इसमें सही है क्वेश्चन के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई आप ये बताओ शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। शारीरिक विकास का जो नियम है वो कौन सा है, यानी द्रुतगामी विकास का नियम है, या फिर अनियमित विकास का नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है। तो आप कहोगे शारीरिक विकास की बात हो रही है, तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख जो नियम है वो है द्रुतगामी यानी विकास का नियम, ठीक है, रैपिड ग्रोथ। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे इसके सारे क्वेश्चन हम आपको PYQ करा रहे हैं, ठीक है। इसकी डिमांड काफ़ी थी, कई दिनों से इसकी डिमांड चल रही थी, तो आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो अब जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन में चुपके से नहीं चिपका देता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो जल्दबाजी में नहीं दिखता है। तो इसको जरूर देखिएगा पेपर में। ये क्या है, परस्परवाद का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। तो देखो परस्पर संबंध का, परस्पर कह सकते हो परस्पर संबंध का सिद्धांत ये तो है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन युक्ताएं प्रकट होती हैं, तो ये कथन किसका है। क्या ये कथन मेरिडिथ का है, हरलॉक का है, गैसल का है, या फिर डगलस और हॉलैंड का है। तो बताइएगा ये कथन किसका है। तो आप कहोगे सर ये कथन जो हो जाएगा वो हरलॉक का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके भाई कोहलर जी आ गए। कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, यह एक स्वतंत्र क्रिया है, या फिर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, या मानव का अधगम प्रयोजन पूर्ण है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधगम है, अधगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे, देखिए किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है। क्या वो किलपैट्रिक है, हर्बर्ट है, जॉन डेवी है, या ब्लूम है। किलपैट्रिक नहीं है, जॉन डेवी नहीं है, ब्लूम नहीं है। पंचपदीय प्रणाली आराम से आपको याद रखना है, ठीक है। पांचों पद आपके सामने हैं और सीधे सीधे इसका जवाब होगा हर्बर्ट, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए पर्सनालिटी से आया है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। क्या इसका जवाब कैनन है, या फिर जुंग है, क्रैस्मर है, या फिर स्पेंजर है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है वो की है कैनन ने, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को अंत तक देखना, आपको आनंद आएगा। ये देखिए सृजनात्मकता से फिर से क्वेश्चन आ गया, और पहले भी क्वेश्चन आया है इसमें, सृजनात्मकता से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। इस परिभाषा पे आप स्टार लगाओ, बहुत बार ये परिभाषा पेपर में पूछी गई है। तो ये किसकी है, डिहान की है, जी नहीं। ड्रेबल की है, बिल्कुल नहीं। कोल एंड ब्रुस की है, बिल्कुल नहीं। ये जो है वो है क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, इस पे स्टार लगाओ, यही पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है,
परिपक्वता के फलस्वरूप होगा, या फिर जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होगा, या फिर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। आपको बताना है बीएफ स्किनर के अनुसार। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में अब तक हम 30 क्वेश्चन को लगा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। तो किसने दिया है? क्या ये गोलमैन है, स्पीयरमैन है, जॉन मेयर है, या फिर गॉर्डनर। यहाँ पे देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो आप समझ जाओगे कौन है, गॉर्डनर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है बताइएगा। देखिए पढ़ने व वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, या फिर बोलने में। आप कहोगे साहब पहला वाला ऑप्शन सही है, पढ़ने और वर्तनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको PYQ कराऊंगा, ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है ये आपसे पूछ रहा है और ये आपको बताना है। देखो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। आप कहोगे ये बिल्कुल सही कथन है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये नेगेटिव बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव आपका बी वाला ऑप्शन है, तो यही आपका गलत होगा, ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। छात्रों को, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आप क्या करोगे? क्या हतोत्साहित करना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित नहीं करेंगे। प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रेरित करना चाहिए। रोक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अनुमति नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई आप ये बताओ, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो किससे संबंधित है? क्या ये शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, या फिर सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, भावात्मक है, या ये इमोशनल डेवलपमेंट है, या मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास। आप कहोगे जो बच्चे की वृद्धि, ठीक है, मुख्यतः होती है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी शारीरिक विकास है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो और प्यार से जवाब दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अंदर कराऊंगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास है, इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। आप कहोगे सर मानव विकास का जो प्रारंभ होगा वो गर्भावस्था से होगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए इनको भी नहीं छोड़ सकते आप। अगर आप यूपी टेट के पेपर में बैठ रहे हो और इनको आप ना पढ़ो तो ये गलती आपकी है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? मैं अपनी कई बार ये टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ और करवा भी चुका हूँ। क्या ये थॉर्नडाइक है? बिल्कुल नहीं। बीएफ स्किनर है? बिल्कुल नहीं। पावलाव है? बिल्कुल नहीं। इनका नाम है R.M. गैने। इनको पढ़िएगा, इनको अवश्य पढ़िएगा। यहाँ से 100% दोस्तों क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है, तो इनको अच्छे से डीपली पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जानी पहचानी परिभाषा आपके सामने है भाई, इसको गलत नहीं करना। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला या विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका सीधा सीधा स्टैनले हॉल का है। इसको आप बिल्कुल रट के रखिएगा, बहुत ही फेमस है ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो टीचिंग ना पूछा जाए ऐसा क्या हो सकता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, या फिर 30 मिनट? बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अभी मैंने हाल ही में इस पर टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका 36 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देख लो 36 मिनट। ठीक,
कौन कौन से चरण हैं? देखिए प्लानिंग है पहले, फिर टीचिंग है, फिर फीडबैक है, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ये आपको स्टेप पे ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ पे समझो। क्वेश्चन कह रहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये क्या है? गेट्स व अन्य का है, हॉलिंगवर्थ का है, रॉस का है, या फिर स्किनर का है? बताइए ये किसका है? तो आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रॉस, रॉस महोदय का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। आप सोचो पैडागोजी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो बनते हैं, लेकिन बिल्कुल कह सकते हो आप हलवा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टफ वाले यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यदि शिक्षक में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में वो देख रहा है, ऐसे समझो, तो बच्चों को दंड देना चाहिए। क्या उसे दंड देंगे? जी नहीं। उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आप क्या उसे नज़रअंदाज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए? बिल्कुल, आप उस बच्चे को परामर्श देंगे। ठीक है, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? देखो पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बी ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सी ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तिगत विकास से, डी ऑप्शन है छात्रों के मानसिक विकास से। तो यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, क्या है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? देखो नहीं किया, मैंने कहा ना कि पेपर में प्रश्न पूछने का ट्रेंड इसी टाइप का बना हुआ है, ये लास्ट में चिपका देगा नहीं और आपको नहीं दिखेगा ही नहीं। कोलर है तो कोलर तो हैं, स्किनर भी है, थॉर्नडाइक भी हैं, लेकिन बी.एस. ब्लूम नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों 100% पेपर में छपने के क्वेश्चन चांस हैं। तो बी.एस. ब्लूम की टैक्सोनॉमी अवश्य पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अब यहाँ पे अवरोधन है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? आप कहोगे अवरोधन का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बने रहना, यानी डी विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है ये आपको बताना है। क्या उद्दीपन परिवर्तन कौशल? जी नहीं। प्रस्तावना कौशल? बिल्कुल सही है। समापन कौशल? जी नहीं। प्रदर्शन कौशल? बिल्कुल नहीं। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? तो ये आपका प्रस्तावना कौशल होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची ए और सूची 2, ठीक है, स्तंभ ए और स्तंभ 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक, तो मिलान करना है, आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आपको ये समझना है। देखो एनिमल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये पुस्तक किसकी है? एनिमल इंटेलिजेंस आपको ध्यान रखनी है, ये पुस्तक है थॉर्नडाइक की। तो आपका हो गया 1A है, ए का हो गया आपका 3rd। इसके बाद है पुनर्वलन की अनुसूची। तो पुनर्वलन की जो अनुसूची है वो है किसकी? स्किनर की। तो आप कहोगे बी है, बी का हो गया क्या? 4th। ठीक है, नेक्स्ट है सारभाग्यता का नियम। तो जो सारभाग्यता का नियम है ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट का। तो ये हो गया सी का आपका 1st। इसके बाद है अनुकूलन। तो अनुकूलन किसका है? ये प्याजे के साथ आप जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? प्याजे के। तो डी का हो गया आपका 2nd। ठीक है, तो ये किस प्रकार से मिल रहा है? ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, इसका जवाब भी आराम से दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है? तो बताइएगा इसका सही जवाब। देखो, विकास जब कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है तो ये जो सिद्धांत है ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ये 86वां संशोधन है। ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ये शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पेपर यूपी टेट का हो और अभिप्रेरणा से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैकडूगल हैं, अब्राहम मास्लो, सिम्पसन, या फिर विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा? सी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से समझाया हुआ है कि ये शैशवावस्था है। जी नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं है, किशोरावस्था नहीं है, सीधे सीधे याद रखो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने ट्रिक से कराया हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को देखिएगा, सारी ट्रिकें आपको याद हो जाएंगी। देखो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो ये मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है। ये भी परिभाषा आप कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। ठीक, इसके बिना भी समझो पेपर छपेगा नहीं। अधिगम की एक ना एक परिभाषा आपको इस बार भी पेपर में देखने को मिलेगी। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन सीधे सीधे गिलफोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो यह गिलफोर्ड की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ब्रूनर से है। कौन सी अवस्था ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग जो है वो नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। पहला देखिए ऑप्शन आंतर प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो नहीं है? तो आप कहोगे इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको पहले समझो। देखिए कहाँ से क्वेश्चन कितना डीप में जाके पूछा है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण है, खोज है, संगठन व्यवस्था है, आत्मीकरण है, वाचन एवं अभिव्यक्तिकरण है। तो आपको इसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाना है तो लगाइए भाई सही क्रम में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप कहोगे देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सबसे पहले खोज। इसमें सबसे पहले आएगा आपका खोज। ठीक है, खोज के बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। खोज के बाद आपको क्रम से लगाना है क्या? प्रस्तुतिकरण लगाना है। और प्रस्तुतिकरण के बाद आएगा आपका आत्मीकरण, फिर आपको आत्मीकरण लगाना है। ठीक, आत्मीकरण के बाद देखिए संगठन लगाना है, ये संगठन आएगा। और संगठन के बाद में लास्ट में आएगा अभिव्यक्ति या वाचन। इस प्रकार से आप क्रम में लगाइएगा तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। देखिए अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। मैंने आपसे कहा था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ब्लूम के टैक्सोनॉमी से है और संज्ञानात्मक क्षेत्र से है।
ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से है, यानी कॉग्निटिव डोमाइन से है। तो इसको आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अधगम वक्र। तो अधगम वक्र भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। निम्न में से कौन सा अधगम वक्र नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। तो बताइएगा सही जवाब इसमें कौन सा होगा। क्या ये नतोत्तर है, लंबवत है और उन्नोत्तर है उत्तल, इसके बाद है उन्नोत्तर उत्तल? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ए आपका ये है नतोत्तर, बी आपका है मिश्रित, सी आपका लंबवत है और डी आपका ये है उन्नोत्तर। चारों ऑप्शन है। अधगम का वक्र नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो नतोत्तर होता है, मिश्रित होता है, उन्नोत्तर होता है, लेकिन लंबवत नहीं होता। लंबवत नहीं होता, सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। आप कहोगे सर इसका जो है सी ऑप्शन सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो पेपर में क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, पेडागोजी भी पूछी गई है। चलिए आपका आ गया डिसलेक्सिया। आपको डिसलेक्सिया में कोई भी आपको जो है डाउट नहीं होना चाहिए। जो डिसलेक्सिया है, अब देखो यहाँ पे लेख है, तो लेख को जाहिर सी बात है पढ़ने का काम करोगे आप। लेख कोई भी लेख होगा उसे पढ़ोगे। तो ये पठन विकार है, ये क्या है, पठन विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कि कैसा होना चाहिए ये आपको देखना है। देखिए PYQ करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से अलग से जोड़ा हो। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप कहोगे विशेष, ये तो सब खेल खत्म हो गया। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या फिर पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या फिर एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे अधिगम के प्रक्रम में जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, और बता भी दूंगा कितने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने कराए हैं, और उसके लिए जो बचेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। देखो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष वार्तालाप करनी चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा भैया सही ऑप्शन क्या होगा। देखो न्यून दृष्टि यानी आँखों से थोड़ी सी देख नहीं सकता बच्चा, ठीक है, ये समझो आंखों से देख नहीं सकता। तो देखो कक्षा में समान बर्ताव करना चाहिए उस बच्चे के साथ, और ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान कीजिए, क्योंकि ऑडियो CD जो होगी यानी वो बच्चा सुन सकता है, ठीक है, क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम है तो बच्चा सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ भाई, आपको ये बताना है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। क्या ये श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बढ़िया है तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो श्रव्य है नहीं, सीधे सीधे समझो ये दृश्य साधन है, ठीक है, दृश्य साधन है। तो इस टॉपिक को देख लेना आप, श्रव्य दृश्य और दृश्य श्रव्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो ये तो आपको पता ही है भाई, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए? बिल्कुल नहीं, सलाह ना दी जाए। कक्षा चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो आपका सी ऑप्शन होगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीधे सीधे मैंने ये ट्रिक से आपको याद कराया हुआ है, और ट्रिक क्या थी, फ्रोबेल। ठीक है, बेल बजेगी दिल गार्डन गार्डन होगा, किंडरगार्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे? क्या आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे? जी नहीं। आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देंगे? दंड भी नहीं देना है, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और प्यार से जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, PYQ, इस बात की चिंता ना करें। चलो, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है बहुत तरीके से बच्चे जो है प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी ऑप्शन है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा जवाब है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और प्यारा सा इसका आंसर होगा। आंसर क्या है देखिए, बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाना चाहिए कि बच्चे को बोलने के लिए परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा? जी नहीं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की? जी नहीं। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि कक्षा के शेष बच्चे? ये भी सही नहीं है। बच्चे में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। ये जो है पेपर, ये 2011 वाला पेपर है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिका में? बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र जो है वो बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या फिर उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रवृत्ति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? क्या आप किसी को बाध्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे।
उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइएगा? संवेदपूर्ण अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, किसी बच्चा जो है वो किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, तो ये जीन पियाजे की क्या है आपकी? बताइए कौन सी अवस्था है? तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, तो ये मूर्त अवस्था है, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष है। ये जीन पियाजे की अवस्था है। ठीक है, थर्ड वाली स्टेज है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो देखो, बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये कोलबर्ग है, एरिक्सन है, स्किनर है? आप कहोगे जी नहीं, कोलबर्ग नहीं है, एरिक्सन नहीं है, स्किनर नहीं है, कौन है? पियाजे हैं। पियाजे बिल्कुल सही हैं। बौद्धिक विकास के 4 स्तर हैं। पहले देखिए, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों देखिए अवस्थाएं आपकी सामने है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पियाजे से भी क्वेश्चन बहुत बनता है और सीटेट में तो इससे छपता ही छपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो जो अभिभावकों की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक या फिर उदासीन? बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा? तो आप कहोगे अग्र सक्रिय, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? क्या वो खेल के मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा है या फिर ऑडिटोरियम है, गृह में है? तो बताइएगा। देखिए, विद्यालय एवं कक्षा सबसे अच्छा ऑप्शन जो है इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। करों को अनुप्रेरित, देखो यहाँ पे लिखा है करों को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरसता। बताइए सही जवाब क्या होगा? आप कहोगे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये आपका क्या है? सी ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो पेपर है ये आपका 2011 वाला पेपर सॉल्व हो रहा है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। बताइए सही जवाब क्या होगा? देखो, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए प्रश्न पूछना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के जवाब दो। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा या फिर यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो बिल्कुल सही है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैंने कहा था जितने भी पेपर हुए हैं सभी के मैं PYQ आपको कराऊंगा, तो PYQ सभी के आपको मिलेंगे, धैर्य आप रखिए। परिवार एक क्या है? परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। बताइएगा। आप कहोगे पहला ऑप्शन सही है, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो विद्यालय की होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आपका परिवार आएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है।
कैसे कर सकता है ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से पढ़ो। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति विकसित कर, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव कर, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। बताइएगा। देखो आपका काम है, शिक्षक का काम है छात्र की कठिनाइयों को दूर करना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो किस प्रकार से आपको सही दिशा में लाना है, पढ़िएगा चारों ऑप्शन। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसे कक्षा में कोने में बिठाने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अति सक्रिय बालक है तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों की प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है उनके अभिभावकों के चित्तवृत्तियों पर, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है। तो जितने भी पेपर हुए हैं अब तक प्राइमरी और जूनियर दोनों के, लगभग मैं सभी के क्वेश्चन आपको PYQ करा दूंगा। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस पढ़ाई अपनी आंकना है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। चलिएगा, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, विशेष रूप से चिन्हित हैं, उनमें बैठाने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल है, आपका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि जी नहीं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है वो प्रभावी होता है। ठीक है। व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अब तक लगभग पूरे 90 क्वेश्चन हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे 90 से आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल चूहों तथा बिल्लियों में, बिल्कुल नहीं। केवल मनुष्यों में, बिल्कुल नहीं। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, बिल्कुल सही है। केवल कलाकारों में, जी नहीं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है।
तो देखो सीधे सीधे आर्टिकल 6 से 14 वाला आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब वही देखिए पर्सनालिटी से क्वेश्चन है, पर्सनालिटी को अच्छे से पढ़ना है। क्रैस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब देना है, तो सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ भैया, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल? बताइएगा किसका है? तो आप कहोगे भाई अभिक्षमता, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। कई बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन छपा है, इसलिए आप इसे तैयार कीजिएगा क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो क्वेश्चन को। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्या ये स्मृति है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, सृजनात्मकता है? आप कहोगे ये क्या है? मेमोरी है, यानी स्मृति है, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और सही से आपको जवाब देना है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की बात हो रही है, शैक्षिक लब्धि की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है। शैक्षिक लब्धि जो है वो डायरेक्ट रट के रखिएगा, ये सीरियल बर्ट को ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र दिया है, ये सूत्र दिया है, इस सूत्र को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखो उत्तम परीक्षण जो होता है वो बिल्कुल वैधता होती है, बिल्कुल सही है, विश्वसनीय हो, बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठता हो, बिल्कुल सही है। तो अभिक्षमता ये आपका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से जवाब दो। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि का नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का है, बिल्कुल सही है, बुद्धि का है। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है, ये भी है। बहुतत्व का सिद्धांत ये भी है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, लेकिन जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन प्याजे फिर से आगे देखिए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो अभी आपको समझाया गया है। द्वितीय अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी सेकेंड है, ठीक है। और आपकी सेंसरी मोटर ये बी वाली, ये आपकी फर्स्ट है। और मूर्त संक्रियात्मक ये आपकी थर्ड वाली है। और ये आपकी औपचारिक वाली ये आपकी फोर्थ अवस्था है। तो चारों अवस्थाएं रट के रखिएगा, ठीक है। इनका आयु भी ध्यान रखिएगा। ये जो पहली वाली है ये जन्म से कह सकते हो 2 वर्ष है, सेकंड वाली ये है 2 से 7 वर्ष है, और थर्ड वाली 7 से 11 वर्ष है, और फोर्थ वाली 11 से ऊपर है, 11 से 15 समझ लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका जवाब आपको देना है अच्छे से। क्या ये बहिदर्शन है, अंतर्दर्शन है, अंतरिक्षण है, प्रयोगिकीकरण है? तो कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये आपकी अंतर्दर्शन है, बी वाली है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अल्बर्ट बंड्रा जी आ गए। अब बंड्रा को भी नहीं छोड़ना है। अल्बर्ट बंड्रा निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्या ये व्यवहारवादी हैं, या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, संज्ञानवादी हैं, या फिर मनोलैंगिक विकास है? तो ये सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी, ये आपका बी ऑप्शन सही है। अल्बर्ट बंड्रा को पढ़िएगा, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो इस पर बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखिए अधिगम पठार।
तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा, ये टॉपिक भी क्वेश्चन पूछा गया है और आते हैं। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है? क्या अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या फिर रुचि द्वारा? बताइए किसके कारण बनता है? आप कहोगे भैया थकान होगी तब बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दर्पण चित्रण परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को या फिर अभिरुचि को? तो सही जवाब देना है। देखो दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम अंतरण, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्या ये व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है? तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। आप कहोगे क्लाउड पिक्चर परीक्षण क्या है? ये पर्सनालिटी से संबंधित है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? क्या वातावरण है, वंशानुक्रम है, खेल तथा व्यायाम है या फिर इनमें से सही? तो भाई शरीर, देखो बालक का जो शरीर है, शारीरिक विकास है, उसको प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। वातावरण सही है, वंशानुक्रम सही है, खेल तथा व्यायाम सही है, इनमें से सभी। चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए भैया बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइएगा। तो आप क्या कहोगे बताओ, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? सही से देखिएगा। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये वाला बी वाला सूत्र सही है। चलो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, इस बार भी बनेगा। क्वेश्चन क्या है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? रॉस, डेवी, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। विचारात्मक चिंतन की बात हो रही है तो विचारात्मक चिंतन बताइए क्या है? आप कहोगे डेवी। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? जॉन डेवी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीधे सीधे आगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसको आपको पकड़ना है। प्रयोग है, बिल्कुल सही है। अवलोकन है, बिल्कुल सही है। सामान्यीकरण है, बिल्कुल सही है। कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ भाई सीखी गई बातों को धारण तथा पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो सीधे सीधे ध्यान रखो ये विस्मरण कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को लगाओ और जवाब दो, ठीक है। सूत्र आधारित है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो सीधे सीधे फार्मूले में आपको लगाना है। मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 5 वर्ष है, इंटू आपका 100 होगा। 20 पंजे कितना होता है आपका 100 होगा। 20 पंजे कितना होता है 100 होगा। और 20 अट्ठे कितना होगा 8 दूनी 16, 160 होगा। पहला वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? मंद बुद्धि की बात हो रही है तो ये भी आपका सही होना चाहिए। 50 से 69, 70 से 79, 36 से 49 या फिर 35 एवं निम्न? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 36 से 49। 36 से 49 सी ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और पेपर में फिर से पूछा जाएगा। ये रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, ये प्रक्षेपी विधि है पर्सनालिटी की।
ठीक है। पर्सनालिटी की ये प्रक्षेपी विधि है, तो सीधे सीधे ध्यान रखो ये बी ऑप्शन है। पर्सनालिटी की प्रक्षेपी तथा अप्रक्षेपी दोनों विधियां आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो विस्मृति का कारण नहीं है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि यह बताओ विस्मृति का कारण नहीं है, तो जो विस्मृति का कारण नहीं है वो आपको बताना है। स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। देखो विस्मृति का कारण नहीं है, ये सारे के सारे तीनों पॉइंट विस्मृति का कारण हैं, लेकिन स्मरण करने की इच्छा ये नहीं है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ भाई, वह विज्ञान जो संज्ञानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या है? तो वह क्या है, डायरेक्ट याद रखिए, वह स्टैटिक्स है, यानी सांख्यिकी है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अब कौन शेष से भिन्न है, तो जो भिन्न है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलो 16 PF, ठीक है, और TAT, और क्या है रैबन परीक्षण, इसके बाद है ड्रा-ए-मैन परीक्षण। तो ये शेष से कौन भिन्न है? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन सही होगा इसका, रैबन का परीक्षण, ठीक है। बकाया ये आपके क्या है, ये पर्सनालिटी से संबंधित हैं, ठीक है। A, B और D आपके पर्सनालिटी वाले हैं। अगला देखिए, चलिए स्टैटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक निकालिए। जब इसका आप मध्यांक निकालोगे तो क्या आएगा बताइए। जब आप इसका मध्यांक निकालेंगे तो 9.5 आएगा, ठीक है। मध्य का आपसे पूछा गया है, सम विषम का सूत्र लगाइएगा। यहाँ पे क्या है 2, 4 और 2 6 है, तो सम वाला सूत्र लगाइएगा, n/2 और n+1/2वें पद का मान, ये आपको लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखो सूझ और अंतर्दृष्टि की बात आ गई तो कोहलर को आपको नहीं भूलना है, कोहलर को आपको नहीं भूलना है, यानी गेस्टाल्टवादी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध है, संवेग है, संज्ञान है, संवेदना है या फिर कल्पना है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो मैंने आपसे कहा है जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो संवेग से होता है, तो संवेग भी 14 है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए। प्रत्यक्ष ज्ञान है, संवेदना है, और प्रेरणा है या फिर कल्पना है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना यह कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब देखिए आपके कितने हो गए, 120 क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने दोस्तों अभी तक 120 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अभी और भी करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ पे ये एंड होता है, कितने क्वेश्चन इस वीडियो में करा पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा पूछा गया है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी पूछ ले तो आपका काम हो जाएगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो कौन कौन से नियम है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभिवृत्ति का नियम नहीं है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलर जो है हर पेपर में पूछा गया है भाई, कोहलर को याद करिएगा। कोहलर तथा कोपका के अनुसार सीखना क्या है? तो इनका कहना है भैया सूझ के द्वारा सीखा जाता है, सूझ के द्वारा। इनसाइड थ्योरी इनकी ध्यान रखना, कोहलर और कोपका की। चलिए कोहलर हो, कोपका हो, बर्दिमर हो, ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा पूछा गया है, ऐसा ही इस बार भी पूछ ले तो आनंद ही आनंद है।
क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक निर्माणवाद के जनक, तो आपने पढ़ा है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की को नहीं भूलिएगा। सीटेट आपका चल रहा है, फॉर्म अप्लाई करिएगा और फिर से आप सीटेट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विकास की अवस्था नहीं है। अब देखिए जो विकास की अवस्था नहीं है वो आपको पहचाननी है। तो देखिए संचयी होना बिल्कुल सही है, दिशात्मक होना बिल्कुल सही है, विशिष्ट होना ये भी सही है, लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना तो ये चीज़ आपकी गलत है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको मत छोड़िएगा, ये मैंने भी कराया है और इसमें भी पूछा गया है। हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये सुपर टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो गाल्टन जी को मत भूलना, गाल्टन, ये गाल्टन ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, फैक्चुअल ज़्यादा ही पूछा जाता है। चलो, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। तो देखो मैंने आपसे कहा था बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। क्या है, न्यूनतम स्तर की बात हो रही है, बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है और मूल्यांकन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका निम्न स्तर की बात हो रही है, तो निम्न स्तर का है आपका बी ऑप्शन, ज्ञान। ज्ञान जो है वो आपका निम्न स्तर का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग फिर से आ गया, माइक्रो टीचिंग को नहीं छोड़ना। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है, तो सूक्ष्म शिक्षण का यहाँ पे अंतिम सोपान पूछा है। पहला है देखिए प्लान, यानी लेसन प्लान। ठीक है, फिर है टीचिंग, इसके बाद है फीडबैक, इसके बाद है रीप्लान, रीफीडबैक और रीटीचिंग। इसके बाद एक छूट गया है यहाँ पे, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ये आपकी रीप्लानिंग हो गई, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, क्रम, तो क्रम भी आपको ध्यान रखना है। और सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। एलन का नाम आता है तो एलन का नाम आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण आपका रीफीडबैक है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। पहला कौन सा है, पहला आपका प्लानिंग है, इसके बाद टीचिंग है, इसके बाद फीडबैक है, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक, ये आपका अंत में आएगा। ठीक है, और टोटल आपको ध्यान रखना है 36 मिनट इसमें समय भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। गिलफोर्ड, चलिए इनको भी समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन आवश्यक है, श्रेणीकरण, विचार प्रभाव, अंकतड़ीय तर्क या फिर एक समाधान। प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही है वो है विचार प्रभाव। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा है तो सीधे सीधे आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है बताइएगा, इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, ऑसबॉर्न, बी वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रक्षेपी विधि फिर से आ गई आपकी। क्वेश्चन कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है, CD मॉर्गन, HA मुर्रे, और देखिए बोथ कह रहा है एक और बी दोनों, JL मोरेनो। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो आप कहोगे भैया ये दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है लेकिन बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, नज़रें जमा के रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। अब देखो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। आयोजन है, उद्भव है या फिर प्रबोधन है या फिर संशोधन है, बताइएगा। प्रथम की बात हो रही है तो प्रथम क्या है यहाँ पे बताओ। आप कहोगे आयोजन है प्रथम, ए ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखो। चलिए भैया फिर से वही जाने पहचाने आ गए आपके, इनको भी देखो। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, एस आर, ये एस आर आपको ध्यान रखना है, एस आर सिद्धांत तो किसका है ये? सीधे सीधे फैक्ट याद रखो, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया है? आप कहोगे बिल्ली पर। ठीक है, एस आर थ्योरी इन्हीं का है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप ये बताओ निम्न में कौन कारक अधगम को प्रभावित करता है? तो कौन से कारक जो हैं वो अधगम को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्तिगत कारक है, ये तो करता ही करता है। वातावरण संबंधी कारक ये भी करते हैं, सामाजिक कारक ये भी करते हैं। तो ये उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश हो रही है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, ऐसा करके आप याद रखो। तो ये हार्वर्ड गार्डनर जी को नहीं भूलना, और इन्होंने जो 7, 8, 9 ये जो भी बुद्धि बताई हैं, 8 बताई हैं, ठीक है, 8 प्रकार आपको याद करना है, देखना है, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट से आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। स्पीयरमैन देखिए फिर से आ गए भैया। स्पीयरमैन क्या कह रहे हैं इस बार देखो। स्पीयरमैन ने दिया है, तो क्या दिया है? बुद्धि का द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और द्विकारक में क्या बताया है? उन्होंने कहा है जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। चलो प्रोजेक्ट विधि, चलिए प्रोजेक्ट विधि के जनक, तो इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक से हमने आपको याद करवाया। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? हमने आपको याद कराया पी आपको ध्यान रखना है। पी से प्रोजेक्ट और पी से क्या है? पी से क्या है? पैट्रिक। पैट्रिक का मतलब किल पैट्रिक। तो ये भी आपको याद हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से याद करनी पड़ेंगी। ट्रिक की वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप जाओ प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है बताइएगा? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना कौशल, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे सही जवाब क्या होगा? देखो पाठ योजना से छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? प्रस्तावना कौशल, यानी प्रस्तावना प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका सही है, प्रीवियस नॉलेज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? गलत को चुनना है। इसमें आपको क्या करना है? गलत को चुनना है। क्या कह रहा है समझो। अच्छा स्वाभाविक वातावरण, यानी छात्र जो है, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। तो आप कहोगे ये तो भैया बिल्कुल प्लस पॉइंट है और अच्छी बात है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, तो ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, जी नहीं, नियंत्रण यहाँ पे आ गया, तो ये तो आपका नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, क्योंकि गलत का जवाब गलत ही होगा भैया। गलत का जवाब कभी सही नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है, देखिए हर सेट में आया है। संविधान है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन, मत भूलिएगा। कौन सा? 86वां संशोधन, शिक्षा का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर ये CDP के अंदर ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो शिक्षा के अधिकार से ही आएगा, इधर उधर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। संविधान का शिक्षण के कार्य से संबंधित है, तो शिक्षण के कार्य से क्या संबंधित है? मूल्यांकन कार्य, ये तो है। उपचारात्मक कार्य भी है, निदानात्मक कार्य भी है। तो उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण का सबसे कम प्रभावी होगा। शिक्षण जो है वो सबसे कम प्रभावी होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा या विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल होगा, उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे सर सभी के सभी नेगेटिव हैं, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन।